कल हम लोगों ने मानविनी भवाई का गुजराती उपन्यास का भाग 1 सुना था। आज हम लोग उसका भाग 2 सुनेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक सुना था, डेगड़िया जाने से पहले ही लुटेरों ने दुष्ट माली को मार डाला। अब इससे आगे, मर जाने के बाद नाना अपनी माँ को सुनाते हुए कहता है, मरने के बाद जब तेरे पास आऊँगा तब तेरा गला ना दबाऊं तो समझना तेरी कुख का जाया नहीं। यूं माली जीवन भर कालू से ईर्ष्या करती और उसको जीवन भर बद्दुआएं देती रही, लेकिन कालू ने अपनी नैतिकता नहीं छोड़ी। उसने अपनी नैतिकता उस समय भी दिखाई जब माली को लुटेरों ने मार डाला। वही उस समय उसकी नंगी लाश पर अपनी धोती का कफन डालता है। इस प्रकार का उल्लेख करके लेखक ने माली की सुखद मौत का प्रमाण दिया है। डेगड़िया में सेठ सुंदर जी हैं। वह अत्यधिक उदार और दयालु प्रकृति के हैं। अकाल के कारण एक एक दाने के लिए तरसते हुए लोगों को देखकर उनका हृदय पिघल उठता है। इस स्थिति में देखते हुए सेठ जी भूख से बेहाल लोगों को अनाज देना शुरू कर देते हैं। वे हरेक भूखे आदमी को अंजलि भरकर अनाज एक एक करके देने की व्यवस्था बनाए हुए हैं। चूंकि कालू स्वाभिमानी है, उसे अपने कुल खानदान का बड़प्पन याद है, उस पर उसे बड़ा गर्व है, इसलिए अन्य लोगों की तरह अनाज अंजलि भर लेने के लिए कतार में खड़ा होना उचित नहीं समझता है। ऐसा इसलिए कि इससे तो मंगन कहलाएगा। मंगन मतलब मांगने वाला, जो उसके कुल की मर्यादा के खिलाफ है। इसलिए वह बड़े ही स्वाभिमानी के साथ कहता है, हमारे सामने धान का जो ढेर है वह कौन कौन से खेत का है, कहो पहचान करके बता दूं। उधर सुंदर सेठ कालू से कहता है, यह धान तो तुम्हारा ही है और तुम ही को देना है। जितनी शर्म तुम्हें हाथ बढ़ाकर लेने में आती है, उतनी शर्म हमें यह सदाव्रत करने में आती है। मजबूरी में इंसान वह भी कर डालता है जिसे वह नहीं चाहता। भूख मिटाने के लिए कोई उपाय न देखकर कालू सुंदर सेठ से अंजलि भर अनाज लेने के लिए मजबूर हो जाता है। जब वह उस अनाज को लेकर अपने रहने के ठिकाने पर पहुंचता है, तभी वह वहां आंगन में फिसलकर गिर पड़ता है। उसे तुरंत राजू अपनी गोद में उठा लेती है। उसी समय वह राजू को अपनी बात कहता है, राजू, तू कहती थी ना कि भूख बहुत बुरी चीज है, परंतु भूख से भी खराब चीज आज मैंने देखी। भूख से भी खराब भीख है। भूख तो सिर्फ शरीर को सिझाती है, परंतु भीख तो मन को ही मार डालती है। ऐसी कठोर परिस्थितियों में लगता है अब मौत नजदीक है। घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए उपन्यासकार ने यह उल्लेख किया है कि थकान के कारण जब कालू राजू से यह कहता है कि ऐसी मौत बार बार नहीं आएगी राजू, तो राजू को यह समझने में देर नहीं लगती है कि कालू बहुत प्यासा है, लेकिन वह पानी लाए तो कहाँ से लाए, उसे यह समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे आसपास कहीं भी पानी नहीं दिखाई दे रहा था। उसे गोद में लिए राजू उसे गोद में लिए जब राजू कुछ झुकती है, इससे उसके चेतना लौट आती है, कालू की चेतना। फिर उससे एक हल्की सी मुस्कुराहट फूट पड़ती है। उधर उन दोनों के इस अद्भुत मिलन को देखकर आकाश में बादल इकट्ठे होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वर्षा की झड़ी लगाते हुए उन दोनों पर बरसकर उन दोनों को सराबोर कर देते हैं।
इसी के साथ कालू और राजू की जोड़ी का अमरत्व प्रदान करते हुए यह उपन्यास समाप्त हो जाता है। मानविनी भवाई उपन्यास पटेल की यह निम्न वर्गीय जीवन शैली को रेखांकित करने वाली श्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास का सर्वप्रधान पुरुष पात्र कालू, यह इस उपन्यास का नायक है। इस उपन्यास की सर्वप्रधान स्त्री पात्र राजू, जो इस उपन्यास की नायिका है। सारांश में इन दोनों का परस्पर प्रेम बचपन से शुरू होता है। दोनों साथ साथ खेले कूदे थे, खेतों में एक साथ घूमे फिरे थे। इससे दोनों में परस्पर प्रेम बहुत ही घना हो जाता था। दोनों के मन में आकर्षण हो गया था। दोनों एक दूसरे के प्रेम को समझने उससे पहले कि उनकी सगाई खटाई में पड़ गई। यह सगाई कालू की चाची माली अपने ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के कारण ही तुड़वा देती है। पंचों के निर्णय से जगा नरसी की बेटी भली के साथ कालू की और जगा नरसी के भाई दयाल जी के साथ राजू की शादी हो जाती है। फिर भी कालू और राजू एक दूसरे के प्रति चाहत कम नहीं करते। कुछ समय बाद उस अंचल में भयंकर अकाल पड़ जाता है, जिसे छप्पनिया अकाल कहा जाता है। इससे बचने के लिए वहाँ के लोग पड़ोस के बड़े कस्बे डेगरिया की ओर चले जाते हैं। उसी में माली भी होती है। उसे लुटेरों ने केवल लूटते हैं अपितु उसकी हत्या भी कर देते हैं। अंत में कालू और राजू का परस्पर ऐसा मिलन होता है जिस पर रिझ कर इंद्रदेव मूसलाधार बारिश करते हैं। इसी के साथ कथा पूरी हो जाती है। इस तरह उपन्यास में कालू और राजू की परस्पर प्रेम कथा छप्पनिया अकाल से पीड़ित ग्रामीणों की व्यथा कथा को बड़ी ही मार्मिक भाषा शैली में प्रस्तुत करने में अपनी अनोखी प्रतिभा का परिचय लेखक देते हैं। ये बहुत ही सुंदर उपन्यास है। इसका दूसरा और अंतिम भाग है, ये आज समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।